दोस्तों पांच के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL क्या है देख लेते हैं। 1 स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV है क्या। दूसरा है इम्प्लीमेंट भारत नेट प्रोजेक्ट। दूसरा है फाइनेंस थ्रू यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है देख लेते हैं। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट। तीनों करेक्ट है दोस्तों। ये SPV है, भारत नेट प्रोजेक्ट रन करती है और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से फाइनेंस होता है। ये PSU है, इनकॉर्पोरेटेड इन 2012। भारत नेट को पहले क्या कहा जाता था? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN कहा जाता था। अभी ये जो है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है ना, ये फंड कैसे बनता है? तो एक यूनिवर्सल एक्सेस लेवी है UAL, जो सभी जो टेलीकॉम लाइसेंस होल्डर है अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उससे अर्न करते हैं, उन पर ये लागू होता है और ये 1 अप्रैल 2002 से अप्लाई होता है। अब जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको जो भी लाइसेंस फी होती है 8% लाइसेंस फी होते हैं उनके रेवेन्यू के हिसाब से, है ना। टोटल रेवेन्यू जो होता है सेलिंग का, उससे 8% पे करना पड़ता है लाइसेंस फी, और उसमें से 5% जो है ये USOF पे चला जाता है, जिसके बदौलत ये जो है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड रन होता है। न्यूज में क्यों है देख लेते दोस्तों। न्यूज में इसलिए है कि BBNL जो है अभी BSNL में मर्ज करने की बात चल रही है। BSNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर PK पुरवार जो है, इन्होंने ये बात जो है ये जिक्र छेड़ दिया है ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन के एक प्रोग्राम में। अब यदि हम देखें BSNL का इन जनरल बजट प्रोविजन इस बार बहुत अच्छा बढ़ा है ना, 45,000 करोड़ तक बढ़ा है। इसमें स्पेक्ट्रम, कैपेक्स और बाकी प्रोविजन है। पिछले वक्त ये जस्ट 24,000 करोड़ था और जिसमें सिर्फ स्पेक्ट्रम कवर होता था। अब BSNL देखा जाए तो फिलहाल में फाइनल स्टेज में है 4G टेस्टिंग के लिए, और ग्राउंड लेवल नेटवर्क और टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट तुरंत शुरू होने वाला है। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट चाहता है कि BSNL को एक चांस दिया जाए टू कन्वर्ट इट एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट। एक्चुअली ये स्ट्रेटेजिक एसेट है, लेकिन इसकी वायबिलिटी ये अपने आप बिल्डअप कर दे, ये चांस दिया जा रहा है ना। लेकिन BBNL के कुछ ऑफिसर्स कहते हैं कि ये जो पैसा है USOF का, BBNL का, ये BSNL ऐश कर लेगी, जो फिलहाल में 60,000 करोड़ तक आता है। लेकिन दूसरे तरफ से देखा जाए, BSNL के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो BSNL फाइनेंशियली क्रंचिंग पोजीशन में, तो उसको ये काफी अच्छा फायदा हो सकता है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ द महाविष्णु ऑफ विजयनगर एम्पायर परेड होल्ड्स कॉन्च, व्हील, मेस, लोटल फ्लावर। यानी शंख है क्या, चक्र है क्या, गदा है क्या और कमल का फूल है क्या। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज B 1, 2 and 3, कॉन्च, व्हील और मेस, है ना। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक बार नटराजा के बारे में पूछा था कि नटराजा को, सिंपल सा क्वेश्चन था कि नटराजा जो है उसको कितने हाथ है, नटराजा जो ब्रॉन्ज स्टैचू है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है ना। तो हम देखते कौन सा, शंख है, चक्र है और गदा। गदा को क्या कहते हैं? कौमोदकी, है ना, ये भी कहा जाता है। देखते न्यूज में क्यों है दोस्तों। बीट टू स्मगल्ड आइडल ऑफ 15th century foiled. Officials of Custom Intelligence Unit and Air Cargo Wing of Kempegowda International Airport, Bangalore, seized the bronze statue of Lord Mahavishnu. है ना, ये पकड़ा गई है, ये जो स्मगलिंग हो रही थी। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एग्जामिन कर दिया और कंफर्म कर लिया उसके डेटिंग के बारे में, और इसी वजह से ये न्यूज में। तो ये देखो आप दिख रहा है, ये है ना, शंख है, एक हाथ में चक्र है, ये शंख है और ये गदा है, बराबर है। ये लोटस के ऊपर स्टैंडिंग पोजीशन में है, लोटस हाथ में नहीं है। एक हाथ जो है अभय मुद्रा में है, फ्री में है ना, फ्री है, ठीक है। अभी ये ध्यान में रखो कि ये स्टैचू कैसा है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में है ना। वैसे ही
हम यदि देखते विजयनगर एम्पायर में विष्णु का जो है एक अवतार है, जैसे नरसिम्हा जो अवतार है वो पॉपुलर वहां पे स्टैचू हम देखते हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 ऑफ द इकोनॉमिस्ट ग्रुप, ट्यूनीशिया इज कैटेगराइज्ड एज फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रेजिम या ऑथोरिटेरियन रेजिम। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सी, हाइब्रिड रेजिम पर ही आता है। बहुत ही बुरी कंडीशन है, यानी ये सीक्वेंस है एक्चुअली। 4 कैटेगरी डेमोक्रेसी इंडेक्स ने बनाए, फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रेजिम और ऑथोरिटेरियन रेजिम। ये लास्ट वन हो गई। अभी एक्चुअली देखा जाए तो ट्यूनीशिया जो है ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आता है। इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं है। यहाँ पे एक ऑथोरिटेरियन जो है लीडरशिप क्रिएट हो गई है और बहुत ही बुरी कंडीशन है। फुल डेमोक्रेसी यानी पूरा फ्रीडम है, कोई टेंशन नहीं। फ्लॉट डेमोक्रेसी यानी दिखता है इलेक्शन हो रहे, लेकिन जिसको हम बोलते हैं ना चिलिंग इफेक्ट वगैरह, वो सब यहाँ पे है। जैसे इंडिया जो है 2021 के हिसाब से वो फ्लॉट डेमोक्रेसी में आता है ना। तो ट्यूनीशिया को कहाँ पे कैटेगराइज किया है? हाइब्रिड रेजिम में किया है। मैं आप देख लेते थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है तो मैप थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी है। देखो मैप में कहा है ट्यूनीशिया, ये देखो ये एरिया है ट्यूनीशिया, मेडिटेरियन सी को लग के, बराबर है। बगल में लीबिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, बराबर है। मॉरिटानिया है ना, वेस्टर्न सहारा है। ये सब जो है ये कंट्रीज जो है 3-4 कंट्रीज है ना, ये 3-4 कंट्रीज जो है ये मैग्रेब करके रीजन है। मैग्रेब रीजन में ये आता है। इट्स ऑल दिस कंट्रीज कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ मैग्रेब रीजन। न्यूज में क्यों है देख लेते हैं। दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ ट्यूनीशियन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सैड, है ना। मोर देन 2000 ट्यूनीशियन रैलीड ऑन द 20th मार्च 2022। 20th मार्च इज अ कंट्रीज इंडिपेंडेंस डे है। प्रेसिडेंट कैश सैड के अगेंस्ट में यह आंदोलन चल रहा है कि जो सैड है ये पब्लिक ओपिनियन लेना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में, और डेमोन्स्ट्रेटर्स कहते हैं कि भाई ये सब जो है मिस्टर सैड जो प्रेसिडेंट है ये डेमोक्रेसी को हाईजैक करना चाहता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड बाय द इस्लामिस्ट इंस्पायर्ड इन्नेहादा पार्टी, और एक मूवमेंट है नेम्ड सिटीजन्स अगेंस्ट द कॉप, है ना, ये वर्क कर रहा है। ट्यूनीशिया के बारे में देखा जाए तो ट्यूनीशिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक है। खास बात है यहाँ का प्रेसिडेंट ये इस्लाम धर्म का होना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। वुमेन्स को फ्रीडम है, यहाँ पे वुमेन्स को राइट्स है। यूनिकैमरल पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट यूनिकैमरल है, जैसे इंडिया में बायकैमरल है, यहाँ पे यूनिकैमरल है। कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 2014 को अडॉप्ट हो गया। उसके पहले ट्यूनीशियन रिवोल्यूशन हो गया था और अरब स्प्रिंग हो गया था, जिसमें सरकार के अगेंस्ट में और करप्शन और इकोनॉमिक मेल्टडाउन के अगेंस्ट में बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया यहाँ पे। अब ये खास बात है कि ट्यूनीशिया इज ओनली डेमोक्रेसी इन नॉर्थ अफ्रीका टिल 2021 एज अ डेमोक्रेसी। बाद में अभी ये हाइब्रिड रेजिम में कन्वर्ट हो गए। यहाँ के सभी जो एरियाज है स्टेट्स ये थोड़े से हाइब्रिड कंडीशन में है। देन द फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट assertion. Village communities of Ladakh have been building stupas next to traditional wolf traps, committing to stop killing wolves, and began their local insurance schemes to compensate for livestock that are preyed on by wolves. यानी लद्दाख की कम्युनिटी जो है स्तूपा बना रही है, बिल्कुल ट्रेडिशनल वोल्फ ट्रैप ऐसे बनाए गए हैं जहां पे वहां के जो वोल्फ है उनको पकड़ा जाता है और उनको मारा जाता है। ऐसी ट्रैप्स बनाए, उसके बिल्कुल बगल में लगा है स्तूपास, और कमिट किया है कि हम वोल्फ्स जो है उनको मारेंगे नहीं। साथ में लोकल इंश्योरेंस भी लगा है, क्योंकि वोल्फ्स आर लार्जली डिपेंड ऑन द लाइफ स्टॉक, तो लाइफ स्टॉक का नुकसान होता है, उसके लिए लोकल इंश्योरेंस की स्कीम भी चलाई जा रही है, ऐसा असर्शन है। रीजन देख लेते हैं। Tibetan wolf is one of the world's most ancient species located in Ladakh, is critically endangered, protected as a Schedule 1 animal under the Wildlife Protection Act. यानी टिबेटियन वोल्फ जो लद्दाख में पाया जाता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वही, और शेड्यूल 1 में आता है, यानी थ्रेटन कंडीशन में, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, ऑब्वियसली, मतलब ये यदि है तो ये हो सकता है ना।
रीजन बिहाइंड इट ध्यान में रखो, विलेज कम्युनिटीज क्यों चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तिबेटियन ओल्फ को जो एंडेंजर्ड कंडीशन में आ चुका है। देखो, लद्दाख प्लान टू सेव इट्स ओल्फ स्तूपास एंड इंश्योरेंस, एक पेपर सबमिट किया है, अ कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव फॉर ओल्फ्स इन लद्दाख ट्रांस हिमालय, पब्लिश्ड इन अ फ्रंटायर्स एंड इंटरनेशनल इकोलॉजी जर्नल। अब खास बात है कि ट्रेडिशनली जो है सैंग डोंग करके एक ट्रेडिशनल ओल्फ ट्रैप रहता है, पीट है ना, एक खड्डा रहता है जो उल्फ को मारने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रे रखते हैं ताकि जो उल्फ है वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए और वो पीठ में गिर जाए और वो फिर तड़प तड़प कर मर जाए, है ना। इस ढंग से ये पहले ट्रेडिशनली ये सब चलता था, ये ट्रेडिशनल कल्चर है वहाँ का। अब ऐसे सिचुएशन में उल्फ की संख्या कम हो गई है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंडीशन में आ चुके हैं। इसी वजह से इनिशिएटिव लिया गया नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन में, एनसीएफ ने एक इनिशिएटिव लिया है और विलेज कम्युनिटीज के साथ एक इंश्योरेंस स्कीम बनाई है। अब उल्फ जो हंट है वो पैक एंड टारगेट इवन द बिगर एनिमल, बड़े बड़े याक हॉर्सेस को भी ये खाते हैं, है ना, झुंड में आते हैं और खा लेते हैं। अब ऐसे कंडीशन में इनका काफी नुकसान हो जाता है वहां के लोगों का, एक करीबन एक बंदे का जो है वो 60,000 से 80,000 तक नुकसान होता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है सिर्फ 7 से 8,000 तक कंपेंसेशन देता है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा कंपेंसेशन गैप है उनके लॉस में और कंपेंसेशन में, इसलिए ये विलेज कम्युनिटी ने अपना एक लोकल इंश्योरेंस स्कीम बना ली ताकि ये कंपेंसेशन प्रॉपर हो जाए। अब देखा जाए तो 32 सब स्पीसीज है उल्फ्स की, उसमें से 2 जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, दोनों क्रिटिकल कंडीशन में है और कोई भी आज तक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बना नहीं है। जैसे तिबेटियन उल्फ है ये ट्रांस हिमालय टू तिब्बत और चाइना के इर्द गिर्द एरिया में दिखता है, और इंडियन उल्फ जो है ये ओवरऑल पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। Then the last question, consider the following statement with regard to the small saving instrument SSIs. 1. Market based interest rates prevail. 2. Interest rate linked to market yields on government securities with a lag. Which of the above statements is or are correct? So answer is B, only 2 is correct. Actually it is not markedly determined, है ना। जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब कैसे होते हैं, गवर्नमेंट उनका रेट एडमिनिस्ट्रेट करता है, इट्स रेट्स आर एडमिनिस्ट्रेटिवली, है ना, लिंक्ड होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। अब देखो, दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरेस्ट रेट है मैनेज बाय द गवर्नमेंट, फिक्स होता है। जैसे ये इंटरेस्ट रेट लिंक टू द मार्केट यील्ड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ लैग है, यानी गवर्नमेंट की जो जी सिक्योरिटीज है, ये जी सिक्योरिटीज को लिंक किए है, उसके बाद ये फिक्स किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पर एट अ स्प्रेड रेंजिंग। कहां कौन से बेसिस पॉइंट पर है, 0 to 10 बेसिस पॉइंट पर है, ओवर एंड अबव द गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड ऑफ द कंपैरेबल मैच्योरिटीज, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से थोड़ा ज्यादा इनमें दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि आरबीआई कहता है कि भाई इनके जो रेट्स है उनको कम किया जाए, 9 to 118 जो है रेंज तक कम किया जाए। अब ऐसे सिचुएशन में कि क्यों कम किया जाए, तो आरबीआई कहता है कि भाई देयर हैज टू बी सम पैरिटी। अभी बैंक अपने डिपॉजिट रेट्स कम कर रही है तो इन्होंने भी कम कर लेने चाहिए। अब ये जो है स्मॉल जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कौन कौन सा आता है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट आता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आता है और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आता है। अब खास बात ध्यान में रखो दोस्तों कि ये लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास इसमें ज्यादा है। अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि कम हो गया तो ऑब्वियसली पुअर क्लास का सेविंग का जो ये है स्पिरिट है वो कम हो सकता है। दूसरा है कि यही एक जरिया होता है जिससे लोअर मिडिल क्लास या लो क्लास जो है अपना सेविंग कर पाता है, तो ये बहुत मायना रखता है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि उसमें लॉस ना हो, और इसी वजह से ये पैरिटी होना बहुत जरूरी है, ऐसा आरबीआई मानता है। अब देखा जाए तो मार्च 2020 से जो है 1 ईयर मीडियन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट जो है MCLR, अब ये बैंक ने अपना जो लेंडिंग रेट है वो बड़ा मॉडरेट कर दिया है 95 बेसिस पॉइंट से। अब खास बात है कि रेपो कट भी हो गया है बाय 115 बेसिस पॉइंट, और ऐसे इसके चलते वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट जो है WALRS ये फ्रेश और आउटस्टैंडिंग रुपी लोन पर
140 अपना और दूसरा 122 इससे कम कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली सभी रेट्स कम हो रहे हैं और उसके मद्देनजर आरबीआई कहते हैं कि ये भी जो है रेट कम होना चाहिए, सो दैट देयर हैज टू बी प्रॉपर रैशनल फार्मूला बेस्ड रेटिंग्स। सो ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस बहुत ही क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो दोस्तों। थैंक यू।